साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कंपन, यानी पृथ्वी में हलचल या कंपन होना क्या कहलाएगा? भूकंप कहलाएगा। और ये क्या है? एक प्राकृतिक घटना है। किस प्रकार की घटना है? एक ये नेचुरल फिनोमेना है, यानी हम इसको उत्पन्न नहीं करते, ये अपने आप उत्पन्न होता है। और जैसे ही भूकंप आता है तो हमारे पृथ्वी के स्थलमंडल भाग में दरारें पड़ जाती है, सड़कें टूट जाती है, मकान धराशायी हो जाते हैं, यानी अपार रूप से विनाश शुरू हो जाता है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? इसको भूकंप कहते हैं। और जैसे ही भूकंप आता है और पृथ्वी में क्या होता है? दरारें पड़ती है, तो उसमें से क्या लहरें निकलती है? भूकंपीय लहरें निकलती है, सेस्मिक वेव्स निकलती है। ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगे उत्पन्न होती है जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती है। जैसे ही भूकंप मूल से तरंगे निकलेगी, चारों तरफ फैलेगी और क्या लाएगी? वो भूकंप लाएगी। और कितने प्रकार की तरंगों की उत्पत्ति करती है? 3 प्रकार की तरंगे। वैसे तो उनको 2 भागों में बांटा गया है, भूगर्भीय तरंगे और धरातलीय तरंगे। भूगर्भीय तरंगों को फिर 2 भागों में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी में? प्राइमरी प्राथमिक तरंगे और सेकेंडरी वेव्स द्वितीयक तरंगे। यानी ये प्राथमिक तरंगे और ये द्वितीयक तरंगे, और ये कहलाती है धरातलीय या लॉन्गिट्यूडनल तरंगे। यानी सबसे पहले कौन सी तरंगों की उत्पत्ति हुई? प्राथमिक तरंगों की उत्पत्ति हुई, फिर द्वितीयक तरंगों की, और जो धरातल पे जो लहरें चलेगी उन्हें किस नाम से? धरातलीय तरंगों के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती है। आप देखोगे आगे विस्तृत इनकी विवेचना भी करेंगे। पृथ्वी में कंपन क्यों होता है? अब सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आप सोचते होंगे कि पृथ्वी में कंपन क्यों होगा? आपने कल देखा, क्या देखा कल? कि हमारा जो क्रस्ट, मेंटल और कोर है, यानी ये ऊपरी भाग क्रस्ट है और इसके भाग मेंटल है और अंदर क्या है? कोर है। इस मेंटल भाग में आपने देखा एस्थेनोस्फीयर, यानी दुर्बलता मंडल। इस एस्थेनोस्फीयर में मैग्मा क्या करता है? गति करता है। आप इसमें जब प्लेट टेक्टोनिक पढ़ोगे या भूकंप के कारण पढ़ोगे तो जानोगे कि भूकंप कैसे उत्पत्ति होती है। थोड़ी सी हम क्या कर लेते हैं? इसकी विवेचना कर लेते हैं। जैसे ही एस्थेनोस्फीयर दुर्बलता मंडल में मैग्मा क्या होता है? गतिमान होता है, चलायमान होता है। तो ये इस प्रकार से गति करता रहता है। और जब ये इस प्रकार से गति करता है तो ये 3 प्रकार से गति करता है। यहाँ पे प्लेटें भी 3 प्रकार से गति करती है। और जैसे ये गति करता है तो कुछ भाग इधर जाता है और कुछ भाग इधर जाता है। जब ये दोनों विपरीत दिशाओं में खिसकते हैं, जिसे अपसारी बल कहते हैं। आपने जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस पढ़े थे उसमें भी आपने इसको पढ़ा होगा। जब वो दोनों विभिन्न विपरीत दिशाओं में जाते हैं तो यहाँ से क्या होती है? दरार उत्पन्न हो जाती है और यहाँ से जो भी चीज़ें होती है वो बाहर निकलती है, ज्वालामुखी आती है और ज्वालामुखी के कारण क्या होती है? आसपास में हलचल होती है तो उससे भूकंप होता है। इसी प्रकार जैसे ये इधर से तरंग गति कर रही है, इधर से कर रही है और आपस में क्या हो रही है? कन्वर्जेंट हो रही है, अभिसारी हो रही है, आपस में टकरा रही है। तो क्या हो रही है? एक प्लेट दूसरे प्लेट से क्या हो रही है? टकरा रही है। तो उससे भी क्या होता है? कंपन उत्पन्न होता है और उस कंपन उत्पन्न होने से क्या होता है? भूकंप आता है। तो इस प्रकार से भूकंप की उत्पत्ति होती है। देखो, प्राय भ्रंश के किनारे किनारे ही ऊर्जा निकलती है। भ्रंश का मतलब क्या होता है? भ्रंश घाटी आपने देखी होगी, किसके द्वारा? तनाव बल के कारण। और तनाव बल आपने किस में पढ़ा? भू आकृतिक प्रक्रियाओं के अंदर पढ़ा। तनाव बल क्या होता है? जब कोई चट्टाने या कोई चीज़ें विपरीत दिशाओं में खिसकती है तो बीच में क्या हो जाती है? दरार उत्पन्न हो जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम भ्रंश कहते हैं या फाल्ट कहते हैं। इसी भ्रंश, ये देखो, ये पृथ्वी में क्या बन रहा है? एक भ्रंश बन रहा है, यानी ये इधर खिसक रहा है और ये इधर खिसक रहा है और बीच में क्या बन रही है? एक दरार बन रही है। इसे हम कहते हैं भ्रंश। और इस भ्रंश के सहारे क्या निकल रही है? ऊर्जा निकल रही है। और इन ऊर्जा निकल रही है तो क्या निकल रही है? तरंगे निकल रही है। और ये तरंगे जब पृथ्वी के धरातल पे पहुंचती है तो पृथ्वी क्या करने लग जाती है? कंपन करने लग जाती है। और उस कंपन को हमने क्या कहा? उसको हमने
भूकंप का भूपर्पट्टी की सेलों में गहन दरारें ही भ्रंश होती है। भूपर्पट्टी का मतलब जो स्थल भाग है उस पे सेलों यानी चट्टानों के अंदर वो जो दरारें पड़ जाती है वो क्या होती है, भ्रंश होती है। भ्रंश के दोनों तरफ सेलें विपरीत दिशा में गति करती है। अभी क्या बताया, तनाव बल, यानी ये इधर और ये इधर, दोनों किधर गति कर रही है, विपरीत दिशाओं में गति कर रही है और बीच का भाग में दरार पड़ रही है। तो उसे हमने क्या कहा, उसे हमने फॉल्ट या भ्रंश कहा। इधर देखो, ये है इधर गति कर रही है और ये इधर गति कर रही है। इन दोनों के गति करने से यहाँ पे जो चट्टान है इधर की ओर खिसक रही है और ये चट्टान उधर की ओर खिसक रही है। जब दोनों विपरीत दिशाओं में खिसक रही है तो बीच में ये दरार पड़ रही है और इसी दरार को हमने क्या कहा, इसी को हमने भ्रंश कहा। तो बच्चों आपके समझ में आया भ्रंश क्या होता है और भ्रंश से भूकंप की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। जहां ऊपर के सेलखंड दबाव डालते हैं उनके आपस का घर्षण उन्हें परस्पर बांधे रहता है। फिर भी अलग होने की प्रवृत्ति के कारण एक ही समय पर घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सेलखंड विकृत होकर अचानक एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में सरक जाते हैं। ये इधर खिसक जाएगा और ये इधर खिसक जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलती है और ये ऊर्जा तरंगे सभी दिशाओं की ओर क्या होती है, गतिमान होती है। इस प्रकार से किसकी उत्पत्ति होती है, भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो बच्चों समझ में आया कि कंपन कैसे होता है, कि तनाव बल के कारण चट्टानें विपरीत दिशाओं में खिसकती है और जैसे विपरीत दिशाओं में खिसकेंगी तो भूपटल पे, स्थल मंडल पे, भूपर्पट्टी पे दरार पड़ेगी और दरार पड़ेगी तो उससे ऊर्जा निकलेगी और पृथ्वी में क्या होगी, हलचल या कंपन होगी और जिससे किसकी उत्पत्ति होगी, भूकंप की उत्पत्ति होगी। आप देखते हैं कि जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उस स्थान को हम भूकंप मूल कहते हैं। यानी हमारे धरातल के नीचे, हमारी भूपर्पट्टी के नीचे जिस स्थान से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे हम फोकस या भूकंप मूल या उत्पत्ति केंद्र या हाइपोसेंटर अवकेंद्र के नाम से जाना जाता है। तो इस जगह जो भूकंप की उत्पत्ति हो रही है तो इसे हमने क्या कहा, इसको हमने फोकस या भूकंप मूल कहा। कि वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है। यानी जहाँ से पृथ्वी के नीचे, यानी ये हमारी क्या है, ये हमारा स्थल मंडल है और इस स्थल मंडल के नीचे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भूकंप उत्पन्न हो रहा है। तो इस स्थान को जहाँ पे भूकंप उत्पन्न हुआ उसे हमने क्या कहा, उसे हमने भूकंप मूल, उत्पत्ति केंद्र या हाइपोसेंटर अवकेंद्र के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों ये कई बार पूछा जाता है कि भूकंप मूल और अधिक केंद्र में क्या अंतर है। तो बच्चों भूकंप मूल उसे कहेंगे जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है और अधिक केंद्र या एपिसेंटर उसे कहेंगे कि यहाँ से भूकंप उत्पन्न होने के बाद में सर्वप्रथम तरंगे धरातल के इस भाग पे यहाँ पहुँचती है तो इसे एपिसेंटर या अधिक केंद्र कहते हैं। क्या बोलेंगे, एपिसेंटर या अधिक केंद्र। और ये भूकंप मूल के 90 डिग्री उत्तर में होता है, यानी भूकंप मूल के समकोण पर होता है। कौन, अधिक केंद्र। इसे अवकेंद्र भी कहते हैं, किसको, इसको फोकस को। और ये देखो यहाँ से क्या पढ़ रहे हैं, ये इधर और ये इधर क्या पढ़ रहा है, भ्रंश का निर्माण हो रहा है। किसके द्वारा, भूकंप के द्वारा। और यहाँ पे एक चीज़ और इधर से चारों तरफ क्या निकल रही है, सीस्मिक वेव्स निकल रही है, भूकंपीय तरंगे निकल रही है। ऊर्जा तरंगे अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह पे पहुंचती है। यहाँ से तरंगे निकली, यहाँ से निकली, यहाँ निकली, चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में निकल रही है। अब इन दिशाओं में जब तरंगे निकल रही है तो सर्वप्रथम पृथ्वी के धरातल पे कौन सी तरंग पहुंच रही है, ये यहाँ पहुंच रही है और इसे हमने क्या कहा, एपिसेंटर।
भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है उसे इपिसेंटर या अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है। जैसे ही धरातल पे जहाँ पे तरंग पूछेगी उसे अधिकेंद्र कहेंगे और वहाँ पे सबसे पहले हम महसूस करते हैं कि भूकंप आ गया। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री के कोण पर होता है, यानी समकोण। समकोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। फिर गणित आ गई। तो यानी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अधिकेंद्र होता है, एपिसेंटर होता है उद्गम केंद्र के 45 डिग्री पे, उद्गम केंद्र के 60 डिग्री पे, उद्गम केंद्र के 70 डिग्री पे या उद्गम केंद्र के 90 डिग्री पे। तो आप क्या क्लिक करोगे? उद्गम केंद्र के 90 डिग्री पर या समकोण पर। ये देखो यहाँ पे क्या हुई? भूकंप की उत्पत्ति। तो इसे हमने क्या कहा? इसको हमने फोकस, भूकंप मूल या हाइपोसेंटर अवकेंद्र के नाम से जाना। ये यहाँ पे फॉल्ट हो गया, भ्रंश बन गया, इधर भ्रंश बन गया और यहाँ पे सर्वप्रथम हमारी सेस्मिक वेज यानी भूकंपीय तरंगे यहाँ पे पूछी धरातल के इस भाग पे। तो इसको हमने किस नाम से जाना? इसको हमने अधिकेंद्र के नाम से जाना। और ये देखो बिल्कुल कितने डिग्री एंगल पे? 90 डिग्री एंगल पे या समकोण पर होता है। तो बच्चों तीनों चीज़ें आपके कंसेप्ट क्लियर कि भूकंप मूल किसे कहते हैं, अधिकेंद्र किसे कहते हैं, अवकेंद्र किसे कहते हैं और ये कितने डिग्री के ऊपर होता है। अब देखते हैं भूकंपीय तरंगे। अभी आपने नोट की, क्या देखी थी? कितने प्रकार की तरंगे देखी थी? 3 प्रकार की हमने तरंगे देखी थी, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये दोनों प्रकार की तरंगे किस प्रकार की? भूगर्भीय तरंगे। और यह है धरातलीय लहरें। तो इनका हम विस्तृत विवेचना देखते हैं। सभी प्राकृतिक भूकंप कहाँ आते हैं? सभी स्थल मंडल पर आते हैं। इतना समझ लेना पर्याप्त है कि स्थल मंडल के पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग को कहते हैं। यानी कल हमने चर्चा की थी, ये क्रस्ट है, ये फिर मेंटल है और फिर क्या है? ये कोर है। यानी तीनों को हमने बारी बारी से क्या था? समझा था कि क्रस्ट क्या है, मेंटल क्या है, कोर क्या है। इसमें देखो ये पूरा का पूरा भाग क्या है? क्रस्ट है। और इसको हमने इसमें कहाँ तक माना गया? 200 किलोमीटर तक माना गया। फिर है मेंटल जिसको हमने 2900 किलोमीटर तक माना गया। फिर है मोल्टल आउटर कोर, यानी कोर को 2 भागों में विभाजित किया था। मोल्टल यानी ये पिघली हुई अवस्था में है, लिक्विड में है। कौन सा? आउटर कोर, बाह्य कोर। तो इसको हमने 5150 किलोमीटर तक माना था। फिर है इनर कोर। इनर कोर 5155 से लेके 6371 या 70 किलोमीटर तक माना था। तो ये किस प्रकार का है? ये ठोस है। तो यहाँ चर्चा करें तो ये क्रस्ट ठोस भाग, ऊपर का भाग कैसा है हमारा स्थलमंडल? ठोस भाग। फिर मेंटल, मेंटल भी कुछ ठोस है, कुछ क्या है? द्रव है, जिसमें हमने चर्चा की थी किसकी? एस्टेनोस्फीयर की दुर्बलता मंडल की। किस प्रकार से था? पिघली हुई अवस्था में, तो द्रव्य अवस्था में। फिर आउटर कोर, फिर ये लिक्विड और फिर ये क्या है? इनर कोर, सॉलिड अवस्था में। क्योंकि इसमें हमने कौन से खनिज तत्वों को देखा था? निकिल प्लस फेरियम निफे को। तो इस प्रकार से हमने ठोस, द्रव, गैस 3 प्रकार की अवस्थाएं हमारे पृथ्वी में पाई जाती है। तो अब देखते हैं हम भूकंपीय तरंगों। कितना बार? 200 किलोमीटर तक। विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूकंपीय लहरों का सीस्मोग्राफ यंत्र द्वारा, किसके द्वारा? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भूकंपीय लहरों का अंकन कौन से ग्राफ या कौन से यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो कौन से यंत्र के द्वारा? सीस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा अंकन करके उनका अध्ययन किया जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम भूकंप विज्ञान कहते हैं। और अंग्रेजी में भी ये कई बार पूछा जाता है, ये वर्ड सीस्मोलॉजी। यदि आपको अंग्रेजी में आए तो इसको क्या लिखना है बच्चों? नोट कर लो, सीस्मोलॉजी। भूकंप विज्ञान को सीस्मोलॉजी कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूकंपीय लहरों का सीस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? भूकंप विज्ञान कहलाता है। और इसमें ये
अलग अलग आपकी क्या दिखा रखी है, तरंगे दिखा रखी है। ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी और आगे लॉन्गिट्यूडनल। भूकंप मापी यंत्र सतह पर पूछने वाली भूकंप तरंगों को अभिलेखित करता है। सीस्मोग्राफ क्या काम करता है, सीस्मोग्राफ क्या बताता है, जो हमारी सेस्मिक वेव्स होती है, भूकंपीय तरंगे होती है, इनको क्या करता है, अभिलेखित करता है। भूकंपीय तरंगों का अभिलेखीय वक्र दिखाता है। ये देखो वक्र दिखा रहा है, यानी ये प्राइमरी तरंगे हैं, ये सेकेंडरी तरंगे हैं और ये लॉन्गिट्यूडनल या धरातलीय तरंगे हैं। इन्हें लव तरंगे या रेले तरंगे भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी खोज HD लव ने की थी, इसलिए लव तरंगे भी कहा जाता है और इन्हें रेले वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। ये आपकी 3 प्रकार की तरंगे। ये वक्र 3 अलग अलग बनावट वाली तरंगों को प्रदर्शित करता है। 3 अलग अलग बनावट देखो, ये कौन सी, प्राइमरी, यानी इसमें क्या है, बिल्कुल तरंगे सीधी दिखाई दे रही है। दूसरी क्या है, सेकेंडरी वेज, इसमें कर्व थोड़ा ज़्यादा है। फिर क्या है, इसमें देखो आप एल तरंगे, ये देखो सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है। और ये फिर रेले तरंगे, नहीं HD लव नहीं, इनको क्या कहते हैं, रेले तरंगों के नाम से जाना जाता है। बुनियादी तौर पर भूकंपीय तरंगे कितनी प्रकार की, 2 प्रकार की, अभी मैंने चर्चा की थी। कितनी प्रकार की, भूगर्भीय तरंगे या धरातलीय तरंगे। कौन कौन सी, भूगर्भीय तरंगे या धरातलीय तरंगे। सर आपने तो 3 तरंगे बता दी, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और धरातलीय तरंगे, एल तरंगे। तो बच्चों ये जो भूगर्भीय तरंगे, इसको हम प्राइमरी तरंगे और सेकेंडरी तरंगों में वर्गीकृत करते हैं। यानी इन्हें प्राथमिक व द्वितीयक तरंगे 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं। तो इस प्रकार प्राथमिक हो गई, ये द्वितीयक हो गई और ये क्या हो गई, धरातलीय या सरफेस वेव्स। भूगर्भिक तरंगे उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती है और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती है, इसलिए इन्हें भूगर्भिक तरंगे कहते हैं। भूगर्भिक तरंगों धरातलीय सेलों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण नई तरंगे उत्पन्न होती है, जिन्हें हम धरातलीय तरंगे कहते हैं। ये तरंगे धरातल के साथ साथ चलती है। तरंगों का वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर परिवर्तित हो जाता है। अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। कई बार पूछा गया है कि जहाँ पे घनत्व अधिक हो वहाँ पे तरंगों का वेग कैसा होगा, तो वेग भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। कल आपने देखा था क्रस्ट में अलग घनत्व था, मेंटल में अलग घनत्व था और नीफे के अंदर अलग घनत्व था। यानी सबसे ज़्यादा कहाँ घनत्व था, कोर भाग में, नीफे भाग में, क्रस्ट में कम, फिर उससे ज़्यादा मेंटल में और उससे ज़्यादा कोर के अंदर। पदार्थों के घनत्व में भिन्नताएं होने के कारण परावर्तन एवं आवर्तन होता है, जिससे इन तरंगों की दिशा भी बदलती रहती है। भूगर्भीय तरंगे 2 प्रकार की होती है, इन्हें प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक तरंगे कहते हैं। पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली तरंगे हैं और धरातल पे सबसे पहले पूछती है। कौन सी तरंगे, प्राथमिक तरंगे धरातल से सबसे पहले पूछती है। इन्हें प्राथमिक तरंगे इसलिए कहा जाता है कि ये ध्वनि तरंगों के समान होती है। कैसे, ध्वनि तरंगों के समान होती है। इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं और इन्हें ध्वनि तरंगे कहते हैं। यह गैस, तरल व ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों से होकर गुजरती है। बच्चों ध्यान रखना, यही एक ऐसी तरंगे हैं जो तीनों भागों से गुजरती है। आप ये एक बार डायग्राम देखो, इस डायग्राम के अंदर आपको प्राइमरी तरंगे दिखा रखी है। इन प्राइमरी तरंगे क्या दिखा रही है आपको, कि ये ठोस, द्रव और गैस तीनों भागों से गुजर रही है। यानी ये एपिसेंटर ऑफ अर्थक्वेक, यानी भूकंप का क्या है, अधिकेंद्र है। यानी सबसे पहले भूकंप की उत्पत्ति होती है, उसे भूकंप मूल का, वहाँ पे सबसे पहले जो तरंगे पूछती है उन्हें क्या कहते हैं हम, अधिकेंद्र कहते हैं। उस स्थान को क्या कहा, अधिकेंद्र। उस अधिकेंद्र से चारों में तरंगे पूछती है। तो यहाँ ये प्राइमरी तरंगे है, तो ये देखो ये कौन सा भाग है, ये सॉलिड भाग है, यानी ठोस भाग है। ये कौन सा, ठोस भाग है, सॉलिड भाग है। यहाँ से तरंगे निकल रही है, देखो यह ऊपर का भाग क्रस्ट है। कौन सा, क्रस्ट। यह मेंटल है, परवार है।
और ये अंदर का कोर है, और कोर को आपने दो भागों में बांटा था, आउटर कोर और इनर कोर, जिसमें आउटर कोर तरल अवस्था में और इनर कोर सॉलिड अवस्था, ठोस अवस्था में। तो इस सॉलिड भाग से, इनर कोर से ये तरंगे क्या हो रही है, गुजर रही है। ये देखो, ये तरंगे कहाँ जा रही है, नीचे की ओर जा रही है, तो यानी ठोस भाग से भी गुजर रही है। ये मेंटल से भी गुजर रही है। मेंटल कैसा था, लिक्विड तरल भाग था, तो ये देखो मेंटल भाग से भी ये तरंगे गुजर रही है। और ये क्या है, ये सॉलिड भाग, तो यहाँ से भी ये तरंगे गुजर रही है। ये लिक्विड भाग कोर का। इस प्रकार से ये कहाँ से, यानी इस प्रकार की तरंगे ठोस भाग, द्रव भाग और गैस ये भाग तीनों से होकर गुजरती है। कौन सी, प्राथमिक और प्राथमिक तरंगे। इधर देखो, ये प्राथमिक तरंगे हैं और ये सेकेंडरी तरंगे, इन दोनों की तुलना की गई है। यानी सेकेंडरी वेज है वो अंदर से नहीं गुजरती, सिर्फ प्राइमरी वेज ही तीनों भागों से गुजरती है। देखो, ये प्राइमरी वेज है, इसमें आपको दिखेगा ये तरंगे इधर से भी निकल रही है, ये भी निकल रही है, ये चारों तरफ आपको क्या दिखाई दे रही है, तरंगे। मगर आप इसमें देखोगे, किसमें, सेकेंडरी वेव, ये इपी सेंटर है, तो ये तरंगे यहाँ से निकल रही है। ये कोर भाग में क्या नहीं कर रही, नहीं गुजर रही। कौन सी तरंगे, एस वेव्स, यानी सेकेंडरी वेव्स। एस तरंगे धरातल पर कुछ समय के अंतराल के बाद में पूछती है, प्राइमरी के बाद। ये द्वितीयक तरंगे कहलाती है। एस तरंगों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से ही चलती है। कैसे, ये देखो, ये सिर्फ क्या, हाँ, सॉलिड पार्ट में से ही होकर गुजर रही है, यानी कोर में से होकर नहीं गुजर रही। इस तरंगों की ये महत्वपूर्ण विशेषता है। इसी विशेषता ने वैज्ञानिकों को भूगर्भीय संरचना में समझने में मदद मिली है। परावर्तन से तरंगे प्रतिध्वनित होकर वापस लौट आती है, जबकि आवर्तन से तरंगे कई दिशाओं में चलती है। भूकंप लेखी पर बने आरेख से तरंगों की दिशा भिन्नता का अनुमान लगाया जाता है। अब है धरातलीय तरंगे। ये धरातलीय तरंगे धरातल पर चलती है और सबसे लंबी होती है और सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है। यदि आपसे पूछे कि सबसे पहले कौन सी तरंगे पूछती है, तो आप क्या कहोगे, सर प्राथमिक तरंगे पूछती है। आपसे पूछा जाए कि धरातल पे सबसे ज़्यादा विनाश कौन सी तरंगे करती है, तो आप क्या कहोगे, सर धरातलीय तरंगे सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है और सबसे अंत में अभिलेखित होती है, सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है। इनसे सेल विस्थापित होती है और इमारतें क्या हो जाती है, गिर जाती है, यानी इतनी भयंकर होती है। कौन सी तरंगे, धरातलीय तरंगे। भूकंपीय तरंगों का संचरण गति, देखो भिन्न भिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगों के संचरित होने की प्रणाली भी क्या है, भिन्न भिन्न होती है। जैसे ही ये संचरित होती है तो सेलों में कंपन पैदा होता है। पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर होती है। ध्यान रखना, कई बार पूछा गया कि वो कौन सी तरंगे हैं जिनकी तरंगों की दिशा क्या होती है, समानांतर होती है। तो वो कौन सी तरंगे, प्राथमिक तरंगे कहलाती है, जो ध्वनि तरंगों के समान होती है। ये संचरण गति की दिशा में एक ही पदार्थ पर दबाव डालती है। दबाव के फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है और सेलों में संकुचन व फैलाव की प्रक्रिया पैदा होती है। अन्य तीन तरह की तरंगे संचरण गति के समकोण दिशा में कंपन पैदा करती है। इस तरंगे ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती है। वो क्या थी, इनके समानांतर। और ये सेकेंडरी क्या है, समकोण पे। कहाँ पे, समकोण पर कंपन पैदा करती है। अतः ये जिस पदार्थ से गुजरती है उसमें उभार या गर्त बनाती है। धरातलीय तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती है। छाया क्षेत्र का उद्भव, ओरिजिन ऑफ शैडो जोन, यानी ये छाया क्षेत्र क्या होता है। छाया क्षेत्र का मतलब होता है कि जिस जगह से कोई भी तरंगे नहीं गुजरती तो उसे हम कहते हैं छाया क्षेत्र या शैडो जोन, यानी वह क्षेत्र या वह एंगल जिसमें से किसी प्रकार की तरंगे नहीं गुजरती, तो उसे हम क्या कहेंगे, छाया क्षेत्र। कई बार ये सिंपल शब्दों में क्वेश्चन पूछा जाता है कि
भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में होता है, तो इसकी हम चर्चा अभी करेंगे। देखो, ओल्डम नामक विद्वान ने 1909 में ये प्रमाणित किया कि भूकंप के अंतर से 105 से 145 डिग्री तक कोई भी भूकंपीय तरंग नहीं पहुंचती, तो उसे भूकंपीय छाया क्षेत्र या छाया कटिबंध कहते हैं। यानी यह 105 डिग्री है और यह आपका 145 डिग्री है, यानी इस क्षेत्र के अंदर कोई भी वेव्स नहीं आती। इधर इस 105 डिग्री और इस 145 डिग्री के बीच में किसी भी प्रकार की तरंगे नहीं आती, तो ये क्या कहलाएगा, ये छाया क्षेत्र कहलाएगा। और प्राइमरी वेव्स का छाया क्षेत्र अलग है और सेकेंडरी वेव्स का छाया क्षेत्र अलग है, मगर दोनों का 105 से 145 के बीच में ही है, मगर जो सेकेंडरी वेव्स है उनका छाया क्षेत्र ज़्यादा व्यापक है। देखो, भूकंप की यंत्र पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली तरंगों भूकंपीय तरंगे अभिलेखित होती है। भूकंपीय अधिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर P व S दोनों ही तरंगों का अभिलेखन करते हैं। कहाँ से? भूकंपीय अधिकेंद्र से। ये देखो, ये वेव जा रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, आ रही। कुछ वेव अंदर से होके भी गुजरी है, जिनको हमने कौन सी तरंगे कहा था? बच्चों बताओ कि वह कौन सी तरंगे है जो प्राइमरी और सेकेंडरी ठोस, द्रव और गैस तीनों से होकर गुजरती है? तो आप कहोगे सर वो तरंगे प्राथमिक तरंगे कहलाती है। देखो, यहाँ से गुजर रही है और इसके अंदर से भी गुजर रही है, मगर ये इतना जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र से कोई भी तरंग नहीं गुजर रही। इधर ये क्षेत्र है, इससे कोई भी तरंग नहीं गुजर रही। तो इस क्षेत्र के बीच का जो क्षेत्र है वो कहलाता है छाया क्षेत्र, जो 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री के बीच है। तो ये छाया क्षेत्र किसका है? ये प्राइमरी वेव्स का छाया क्षेत्र है, यानी इस क्षेत्र के बीच में यह तरंगे नहीं आती। अब सेकेंडरी का भी देख लेते हैं। अब सेकेंडरी क्या थी? केवल ठोस भाग में गुजर रही थी, अंदर के भाग में प्रवेश नहीं कर रही थी, कोर भाग में नहीं गुजर रही थी। तो इस क्षेत्र में भी ये वेव्स नहीं आएगी। तो यहाँ 105 से लेके इधर 105 तक का पूरा क्षेत्र कौन सी तरंगों का छाया क्षेत्र? सेकेंडरी वेव्स का छाया क्षेत्र है। यानी ये किसका? द्वितीयक तरंगों का छाया क्षेत्र है। तो व्यापक कौन सा हुआ? सेकेंडरी का, क्योंकि प्राइमरी का तो सिर्फ इतना सा है और सेकेंडरी में ये भी शामिल हो जाएगा। भूकंप अधिकेंद्र से 145 डिग्री से परे केवल P तरंगों के पूछने को ही दर्ज करते हैं और S तरंगों को अभिलेखित नहीं करते। ये देखो, सेकेंडरी का 105 यहाँ से लेके और यहाँ तक ये पूरा का पूरा शैडो जोन कौन सी तरंगों का है? ये है S तरंगों का। कौन सी तरंगों का? S तरंगों का शैडो जोन है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। अतः वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप अधिकेंद्र से 105 और x डिग्री से 145 डिग्री का बीच का क्षेत्र जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती, क्या कहलाएगा? छाया क्षेत्र कहलाएगा। 105 डिग्री के परे पूरे क्षेत्र में S तरंगे नहीं पूछती, यानी इस 105 के आगे नहीं पूछती। यहाँ 145 है तो यहाँ 145 है, तो इस भाग में सेकेंडरी प्राइमरी जरूर आ जाती है, मगर सेकेंडरी बिल्कुल नहीं आती। एस तरंगों का छाया क्षेत्र P तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत है। भूकंप अधिकेंद्र के 105 से 145 तक P तरंगों का छाया क्षेत्र एक पट्टी के रूप में पृथ्वी के चारों ओर प्रतीत होता है। एस तरंगों का छाया क्षेत्र न केवल विस्तार में बड़ा है, वरन ये पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक है। अगर आपको भूकंप अधिकेंद्र का पता हो कि भूकंप का अधिकेंद्र कहाँ है, एपिसेंटर, तो
आप उसका छाया क्षेत्र डिटरमाइन कर सकते हो, निर्धारित कर सकते हो। तो आप किसी भी भूकंप का छाया क्षेत्र रेखांकित कर सकते हो। कैसे? क्या आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ इसका एपिसेंटर है, अधिकेंद्र है। तो यानी यह तो क्या हो गई हमारी भूकंप प्राइमरी वेव्स हो गई। ये हमारी प्राइमरी वेव्स है, ये अंदर से भी जा रही है। तो यानी इस जगह से 105 डिग्री से और इस जगह तक 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र में प्राइमरी वेव्स नहीं आती। तो ये प्राइमरी वेव्स का शैडो जोन हो गया। फिर बीच के ठोस द्रव गैस तीनों से गुजर रही थी ना, तो फिर यहाँ से तो गुजर जाती है तरंग, मगर यहाँ पे 105 डिग्री से यहाँ 145 डिग्री के बीच में फिर कोई तरंग नहीं आती प्राइमरी। तो यह क्षेत्र किसका छाया क्षेत्र? प्राइमरी वेव्स का शैडो जोन, यानी प्राथमिक तरंगों का छाया क्षेत्र। सेकेंडरी देख लेते हैं। अब सेकेंडरी क्या करती है? सेकेंडरी तो सिर्फ ठोस भाग में गति करती है। वो क्या है? द्रव और गैस भाग से नहीं गुजरती। तो यानी जो सेकेंडरी वेव्स है, वो सेकेंडरी वेव्स क्या कर रही है? सिर्फ यहाँ गति, ये अपना एपिसेंटर है और यहाँ गति कर रही है। यानी जो ये हमारा क्रस्ट है, ये हमारा मेंटल है और ये हमारा कोर भाग है, तो इनमें से नहीं गुजरती। तो ये यहाँ पे हमारा जो 105 डिग्री है इधर, और इधर जो 105 डिग्री है, इस भाग में सेकेंडरी वेव्स नहीं आती। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र सेकेंडरी वेव्स का शैडो जोन, यानी 105 इधर से लेके 105 इधर तक, यानी किसका? द्वितीयक तरंगों का छाया क्षेत्र। तो प्यारे बच्चों, एक बार पार्ट 3 भूकंप से संबंधित को क्या कर लेते हैं? समराइज कर लेते हैं सर, थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। हमने क्या जाना? भूकंप को परिभाषित किया कि पृथ्वी में जो हलचल हो रही है, कंपन हो रही है, उसे हमने क्या कहा? भूकंप कहा। ये कैसे उत्पन्न होता है कि हमारी पृथ्वी के अंदर तनाव बल के कारण विपरीत दिशाओं में चट्टानें खिसकती है और भ्रंश का निर्माण होता है और भ्रंश के सारे ऊर्जा निकलती है, और जब वो ऊर्जा निकलती है तो क्या होता है? कंपन होता है। तो इस प्रकार से कंपन की उत्पत्ति होती है। तो जो ऊर्जा निकलती है वो तरंगों के रूप में निकलती है। उसको हमने 3 भागों में अध्ययन किया, भूगर्भीय तरंगे और धरातलीय तरंगे। भूगर्भीय तरंगों को 2 भागों में, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और एक धरातलीय, कुल मिला के कितनी हो गई? 3 तरंगे हो गई। इनकी विस्तृत विवेचना की। फिर आगे हमने देखा जो हमारी प्राइमरी, सेकेंडरी और सरफेस वेव्स चलती है, इन वेव्स का शैडो जोन क्या है? तो हमने प्राइमरी वेव्स का शैडो जोन 105 से 145 डिग्री की तरफ, वहाँ प्राइमरी वेव नहीं आती। और फिर सेकेंडरी का शैडो जोन, यानी 105 डिग्री इधर से लेके 105 डिग्री उधर तक का पूरा भाग छाया क्षेत्र। इनके बारे में हमने विस्तृत विवेचना की। तो बच्चों, आपसे मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको आसानी से समझ में आया होगा। और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, उन चीज़ों को आप पॉज कर करके समझने की कोशिश करिए। वीडियो को बार बार देखिए, अपनी नोटबुक से पाठ्य पुस्तक से मिलान करते हुए पढ़िए। हर चीज़ आपको इस वीडियो में विथ कंसेप्ट के साथ मिलेगी। तो बच्चों, बने रहिए मेरे साथ। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप रहिए मेरे साथ। थैंक यू।